आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण की। तो पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का क्या बताया था मैंने आपको, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का बनावट या फिर संरचना की दृष्टि से वर्गीकरण ये आपको बताया था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण। अपन चर्चा किसकी करेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण। और भौतिक दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक दृष्टि से अपन इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो अपन बात करेंगे पहले भाग की। तो पहले का नाम है विंध्यन कगार भूमि। चर्चा किसकी करेंगे अपन, विंध्यन कगार भूमि की। मैंने आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण बताया और भौतिक दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे लिखा मैंने आपके सामने विंध्यन कगार भूमि और दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो उसका नाम है दक्कन पठार। मैंने अभी तक आपको बताया है इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को भौतिक दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भाग बताए मैंने आपको, विंध्यन कगार भूमि, उसके अलावा मैंने आपको बताया दक्कन पठार। तो अपन इस विंध्यन कगार भूमि की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो अपन पहली विशेषता की बात करें इस विंध्यन कगार भूमि की, तो अगर इसके विस्तार की बात करें अपन, तो बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के बेंगू तक विस्तार बताया मैंने आपको, बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के बेंगू तक। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इस विंध्यन कगार भूमि की जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, तो महत्वपूर्ण नदी की चर्चा करते हैं अपन। महत्वपूर्ण नदी, तो महत्वपूर्ण नदी में आप बताना क्या, चंबल नदी महत्वपूर्ण नदी में मैंने आपको बताई चंबल नदी। इसके आगे की चर्चा करते हैं। और यह नदी उत्खात भूमि या अपन इसी को ही कह सकते हैं बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया यह जो चंबल नदी है यह उत्खात भूमि या फिर बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। मैंने पहले आपको बताया बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के बेंगू तक के विंध्यन कगार भूमि फैली हुई है। महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो महत्वपूर्ण नदी में चंबल है और यह नदी उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर, बात करें अपन धौलपुर की, करौली की बात करें धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर में
देखने को मिलती है, में देखने को मिलती है। क्या बताया मैंने आपको बताया ये जो बीएड भूमि है ये सर्वाधिक धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में देखने को मिलती है। और मैं यहाँ से इस दक्कन पठार को भी हटाता हूँ और यहाँ पे इसकी जो विंध्यन कगार भूमि की अगली विशेषता है उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। और 5वें नंबर पे अपन अगर चर्चा करें इस विंध्यन कगार भूमि की, तो इस क्षेत्र में चूना तथा बालुकाश्म सर्वाधिक पाया जाता है। क्या बताया मैंने आपको? पाया जाता है। इस क्षेत्र में चूना तथा बालुकाश्म सर्वाधिक पाया जाता है। उसके अलावा अपन बात करें 6ठे नंबर पे, तो इस नदी के प्रवाह को या इसको विंध्यन कगार भूमि के अपवा क्षेत्र को इसको अस्पष्ट तथा अधर प्रवाह मतलब बहाव का क्षेत्र बोला जाता है। यह बताया मैंने आपको विंध्यन कगार भूमि के बारे में। बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के बेंगू तक फैली हुई है। और यहाँ की महत्वपूर्ण नदी की बात करें अपन तो चंबल यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। और इस चंबल नदी के द्वारा उत्खात भूमि या बीएड भूमि का निर्माण भी किया जाता है। और बीएड भूमि हमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र में चूना तथा बालुकाश्म सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसको अस्पष्ट तथा अधर प्रवाह का क्षेत्र भी बोला जाता है। यह बताया मैंने आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात किसकी की है? विंध्यन कगार भूमि की। इसके पश्चात अपन बात करेंगे दक्कन पठार की। 2 प्रकार बताए मैंने आपको भौतिक दृष्टि से, जिसमें पहला प्रकार बताया मैंने आपको विंध्यन कगार भूमि और जो दूसरा प्रकार है उसकी भी चर्चा करते हैं। और दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा प्रकार है दक्कन पठार। बात किसकी करेंगे अपन? दूसरे नंबर का जो प्रकार है उसका नाम है दक्कन पठार। दक्कन पठार अपन चर्चा किसकी करेंगे? दक्कन पठार की। अगर बात करें इसके निर्माण की, इस दक्कन पठार के निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण हुआ इसका ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी निर्माण किससे हुआ? इसका ज्वालामुखी से इस दक्कन पठार का निर्माण हुआ। अगर आपसे मृदा के बारे में कोई पूछे यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है तो मृदा आपको बतानी है काली मृदा। और अगर आपसे कोई चट्टान के बारे में पूछे इस क्षेत्र में चट्टान कौन सी पाई जाती है तो चट्टान में आप बता सकते हो क्या? बेसोल्ट चट्टान पाई जाती है। बेसोल्ट चट्टान पाई जाती है। मैंने अभी तक आपको निर्माण बताया ज्वालामुखी से, मृदा कौन सी पाई जाती है? काली, और चट्टान कौन सी पाई जाती है? बेसोल्ट। उसके अलावा अगर अपन बात करें ये पहले नंबर का बिंदु, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर के बिंदु के बारे में बात करें अपन तो इसका निर्माण तीन संकेंद्रीय पठारों से हुआ है। मैंने क्या बताया आपको? इसका निर्माण बताया ज्वालामुखी से, मृदा बताई काली मृदा, और चट्टान कौन सी पाई जाती है? बेसोल्ट चट्टान पाई जाती है इस रीजन में। और इस पठार का निर्माण 3 संकेंद्रीय पठारों से हुआ है। अगर उनके नाम की बात करें तो नाम आप बता सकते हो। एक नाम बता सकते हो आप मालवा पठार। उसके अलावा आप बता सकते हो बुंदेलखंड
पठार। उसके अलावा आप एक और फिर बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, यहां पे लिख देता हूं मैं, आप बता सकते हो बघेलखंड, बघेलखंड पठार। 3 संकेंद्रीय पठारों से इसका निर्माण हुआ है, और मैंने आपको बताया मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार। उसके अलावा अपन विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां पे है, दक्कन पठार के अगर 5वें नंबर पे अपन विस्तार की बात करें, विस्तार की, यहां पे लिखता हूं मैं विस्तार। अगर विस्तार की बात करें अपन, विस्तार की बात करें अपन, तो इसका विस्तार कहां पे मिलता है अपन को, राजस्थान। और प्लस में आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश। कहने का मतलब यह है जो दक्कन पठार है ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। आप राजस्थान बता सकते हो और मध्य प्रदेश बता सकते हो, एमपी, और बता सकते हो आप आरजे, राजस्थान। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से दूसरा वर्गीकरण था। दूसरा वर्गीकरण मैंने आपको बताया दक्कन पठार, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। यहाँ पे मृदा काली पाई जाती है और चट्टान बेसोल्ट पाई जाती है, और इस पठार का निर्माण 3 संकेंद्रीय पठारों से हुआ है, जैसे कि अपन कह सकते हैं मालवा पठार, अपन कह सकते हैं बुंदेलखंड पठार, और अपन कह सकते हैं बघेलखंड पठार। और ये जो दक्कन पठार है इसका विस्तार कौन से राज्यों में, तो आप बता सकते हो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में इस दक्कन पठार का विस्तार है। तो ये बताया मैंने आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण। दोनों वर्गीकरण में आपको बता चुका हूं। अब अपन इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की अपन चर्चा किसकी करेंगे, विशेषताओं की चर्चा किसकी करेंगे अपन, विशेषताओं की। तो विशेषताओं में बात करें अपन वर्षा की बात करें अपन, वर्षा कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 80 सेंटीमीटर से अधिक। वर्षा अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 80 सेंटीमीटर से अधिक। दूसरे नंबर पे बात करें अपन मृदा की, मृदा कैसी है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो मृदा के नाम पे यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। मृदा कौन सी बताओगे आप, काली मृदा बताओगे। उसके अलावा अपन सिंचाई की बात करें, सिंचाई किससे होती है यहाँ पे, सिंचाई होती है यहाँ पे नहरों के जरिए। सिंचाई किसके जरिए होती है, नहरों के जरिए। उसके अलावा जलवायु की बात करें अपन, यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, जलवायु कैसी पाई जाती है, तो आप बता सकते हो अति आर्द्र जलवायु। जलवायु क्या बताई मैंने आपको, अति आर्द्र जलवायु। उसके अलावा अपन खनिज की भी बात करें तो यहाँ पे खनिज के नाम पे क्या पाए जाते हैं, खनिज के नाम पे अगर बात करें अपन तो मकान बनाने के कातले तथा आप लिख सकते हो पत्थर, मकान बनाने के कातले तथा पत्थर पाए जाते हैं। ये बताया मैंने आपको खनिज के बारे में बात। और अपन बात करें अगर वनों की, वन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, तो आप कह सकते हो सागवान के वन पाए जाते हैं सर, सागवान वन। उसके अलावा आप बता सकते हो सदा हरित वन। उसके अलावा आप बता सकते हो क्या, मिश्रित वन। तो ये बताया मैंने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भौतिक दृष्टि से आपको 2 वर्गीकरण बताए थे, विंध्यन कगार भूमि, उसके अलावा दक्कन पठार बताया। विंध्यन कगार भूमि के बारे में मैंने आपको बताया ये बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के बेंगू तक फैली हुई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया इस क्षेत्र की मुख्य नदी चंबल है, और चंबल के द्वारा बीएड भूमि तथा उत्खात भूमि का निर्माण भी किया जाता है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया अस्पष्ट तथा अधर प्रवाह का क्षेत्र भी बोला जाता है, और इस क्षेत्र में विंध्यन कगार भूमि वाले क्षेत्र में चूना तथा बालुकाष्ठ मापन को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर भौतिक दृष्टि से मैंने आपको दूसरा प्रकार बताया था दक्कन पठार। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। मृदा काली बताई थी मैंने आपको, और मैंने आपको यह भी बताया कि 3 संकेंद्रीय पठारों से इसका निर्माण हुआ है। और मैंने आपको बताया मालवा पठार, बघेलखंड पठार तथा बुंदेलखंड पठार। और विस्तार की बात बताई थी आपको कि इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। फिर मैंने आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषताओं के बारे में बताया। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषताओं के बारे में बताया मैंने आपको विशेषताओं में बताया मैंने आपको। वर्षा बताई पहले 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। मृदा बताई मैंने आपको काली, और सिंचाई किससे होती है? नहरों के जरिए। उसके अलावा जलवायु बताई मैंने आपको अति आर्द्र जलवायु, और खनिज बताए मकान बनाने के कातले तथा पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। और वन बताया आपको यहाँ पे सागवान के वन, सदाहरित वन और मिश्रित वन इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाए जाते हैं। इसके पश्चात अपना जो अगला बिंदु होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, वह होगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है और ये खत्म कहां पे होती है? इसका उत्पन्न स्थल कौन सा है और खत्म मतलब अंतिम बिंदु कौन सा है? जैसे कि दिल्ली में JNU कैंपस है, तो अपन इस अरावली पर्वतमाला की कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, इसकी अरावली पर्वतमाला की अपन संपूर्ण जो जानकारी है वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।